जब मैं 6 बरस की थी तब पहली बार उसे देखा था। हमारी हवेली जंगलों के बीच अकेली खड़ी थी, चारों तरफ मीलों तक कोई बस्ती नहीं। पिता ठाकुर देवेंद्र सिंह वहीं रहते थे, पुरखों की जागीर संभालते हुए, और मैं ललिता उनकी एकलौती बेटी। माँ बचपन में ही गुजर गई थीं, इसलिए घर में मेरी देखभाल करने वालियाँ थीं बुआ सरस्वती जो विधवा थी, और पिता की दूर की रिश्तेदार, और मीनाक्षी दीदी जो मुझे पढ़ाने लिखाने रखी गई थीं। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में सिर्फ एक दिया जल रहा था, धीमी लो के साथ। तभी मुझे लगा कि पलंग के पास कोई खड़ा है, एक बहुत सुंदर स्त्री, उम्र में शायद मुझसे बड़ी पर बच्ची जैसी नहीं बल्कि जवान। उसने मेरे बालों पर हाथ फेरा, फिर मुझे अपने पास खींच लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, बर्फ जैसा। मुझे नींद आ गई और सपने में लगा कि किसी ने मेरी छाती में 2 सुइयां चुभो दी हों। जब चीख के साथ जागी तो कमरे में कोई नहीं था। नौकरानियां दौड़ी आईं, बिस्तर टटोला, चादर पर हल्के से खून के निशान भी मिले, पर सबने कहा ये बच्चों की डरावनी कल्पना है, कुछ नहीं। धीरे धीरे मैं भी भूल गई या भूलने की कोशिश करने लगी, पर वो चेहरा कभी पूरी तरह मिटा नहीं। 12 साल बीत गए, मैं 19 बरस की हो चुकी थी। हवेली की वही सुनसान जिंदगी, वही जंगल, वही खामोशी। कभी कभी पिता के पुराने मित्र आते, कोई शिकार के किस्से सुनाता, कोई राजनीति की बात करता, और फिर सब चले जाते। मुझे अक्सर लगता था कि मेरी उम्र की किसी सहेली से मिलना, बातें करना, ये सुख मुझे कभी नसीब नहीं होगा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, हवेली के फाटक के बाहर से भयंकर शोर सुनाई दिया। एक बग्घी बेकाबू होकर उस पुराने पत्थर के खंभे से टकरा गई थी जो रास्ते के मोड़ पर सदियों से खड़ा था। घोड़े बिदक कर भागे, बग्घी उलट गई, पिता और नौकर भागे। जब धूल छटी तो पता चला कि बग्घी में एक अधेड़ उम्र की रौबीली स्त्री थी, काले वस्त्रों में, और उसके साथ एक जवान लड़की बेहोश पड़ी, माथे से खून बह रहा था। वो स्त्री बहुत घबराई हुई थी, बोली कि उसे तुरंत आगे जाना है, किसी बहुत जरूरी और गुप्त काम से, जीवन मरण का मामला है, और 3 महीने से पहले लौटना संभव नहीं। उसने पिता से गिड़गिड़ाकर विनती की कि क्या वे उसकी बेटी को कुछ समय के लिए अपने पास रख सकते हैं जब तक वो लौट ना आए। पिता जो स्वभाव से बहुत उदार थे, तुरंत राजी हो गए। स्त्री ने आभार जताया, बग्घी में बैठी और अंधेरे में गायब हो गई, इतनी जल्दी में कि पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। लड़की का नाम था मलिका। जब वो होश में आई और उसे मेरे कमरे के पास वाले कमरे में ठहराया गया तो मैं उसे देखने गई, और जैसे ही उसने आंखें खोली मेरी सांस रुक गई। यही वो चेहरा था, बिल्कुल वही जो 12 साल पहले उस रात मैंने देखा था। मलिका भी मुझे देखकर चौंकी, फिर मुस्कुराई और बोली कि उसने भी बचपन में एक अजीब सपना देखा था जिसमें एक ऐसी ही हवेली और एक ऐसी ही लड़की का चेहरा था। हम दोनों ने इसे नियति का इशारा माना और उसी पल से हमारी गहरी दोस्ती शुरू हो गई। मलिका बेहद खूबसूरत थी, लंबे काले बाल, गहरी आंखें और चाल में कुछ ऐसा बहाव जैसे वो जमीन को छूती ही ना हो। पर वो अजीब भी थी। दिन में देर तक सोती, कभी दोपहर से पहले कमरे से ना निकलती, अपने परिवार, अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताती थी। जब भी मैं पूछती वो बात घुमा देती या कहती समय आने पर सब जान जाओगी। वो मुझसे बेतहाशा प्रेम जताती, मेरा हाथ पकड़कर घंटों बैठी रहती, मेरे कान में फुसफुसाती कि वो मुझसे कभी अलग नहीं होगी, कि हम एक दूसरे की हैं हमेशा के लिए। ये स्नेह कभी कभी मुझे असहज कर देता, पर मैं उसे मना भी नहीं कर पाती थी, जैसे किसी जादू में बंधी हूँ। एक शाम बुआ सरस्वती ने घर के पुजारी को बुलवाकर संध्या आरती करवाई। जैसे ही घंटियां बजीं और भजन शुरू हुआ, मलिका का चेहरा फक पड़ गया। वो कांपने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में उसने कहा कि उसे तेज आवाजों से घबराहट होती है, बचपन से ही। ये बात अजीब तो लगी, पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन एक साधु हवेली के सामने से गुजरा जो तावीज और जड़ी बूटियां बेचता था। उसने मल्लिका को देखते ही उसकी तरफ इशारा करके कुछ बुदबुदाया और डर के मारे भाग गया, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो और किसी को नहीं दिखता। मल्लिका ने इस पर सिर्फ हंसकर टाल दिया, पर उस रात वो बहुत देर तक खिड़की के बाहर अंधेरे में ताकती रही। उन्हीं दिनों आसपास के गांवों से डरावनी खबरें आने लगी। कोई किसान की जवान बेटी अचानक बीमार पड़ी, कमजोर होती गई, गले पे हल्के नीले निशान उभर आए और कुछ ही हफ्तों में छल बसी। फिर एक और लड़की, फिर एक और। गांव वाले कहते कि रात को कोई साया घूमता है जो सोई हुई लड़कियों का खून चूस लेता है। पिता इसे अंधविश्वास कहकर हंस देते, पर नौकरों के चेहरे डर से सफेद पड़ जाते। इसी बीच मुझे भी अजीब सपने आने लगे। हर रात एक जैसा सपना, कमरे में कोई काली बड़ी
बिल्ली जैसी परछाई घसती, पलंग पर चढ़ती और मेरी छाती पर 2 नुकीली चीज़ों का चुभना महसूस होता। सुबह उठती तो थकी थकी सी, गले के पास हल्के लाल निशान और शरीर दिनों दिन कमज़ोर होता गया। बुआ सरस्वती ने वैद्य को बुलाया, पर वैद्य कुछ समझ न पाया। नब्ज धीमी थी, पर कोई बीमारी नहीं दिखती थी। मल्लिका, अजीब बात यह है कि मरीज हालत से बहुत विचलित दिखती, मुझे गले लगाकर रोती, कहती तुम मुझे छोड़कर मत जाना ललिता, जैसे वो मेरी मौत की आहट पहले से जानती हो। एक दिन पिता के पुराने मित्र कर्नल जसवंत सिंह अचानक हवेली आ पहुंचे। वे पहले हंसमुख रौबीले फौजी अफसर हुआ करते थे, पर आज उनका चेहरा उतरा हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे, जैसे बरसों की उम्र 1 महीने में बढ़ गई हो। पिता ने पूछा तो कर्नल साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने जो कहानी सुनाई उसने हम सब की रूह कांपा दी। उनकी पालिता भतीजी बेला, जो उनके लिए बेटी समान थी, कुछ महीने पहले उनके साथ एक बड़े उत्सव में गई थी। वहाँ एक रहस्यमयी बुजुर्ग स्त्री मिली, जिसने अपनी बेटी काली का नाम बताते हुए विनती की कि वो किसी अत्यावश्यक काम से जाना चाहती है और कुछ हफ्तों के लिए क्या काली को उनके पास छोड़ सकती है। कर्नल साहब भी उदारता में मान गए। काली और बेला जल्द ही गहरी सहेलियां बन गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे मल्लिका और मैं। काली भी दिन में देर से उठती, अपने अतीत पर पर्दा डाले रखती और बेला से जुनूनी प्रेम जताती। फिर बेला भी बीमार पड़ने लगी। वही कमजोरी, वही सपने, गले पर वही निशान। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। एक रात कर्नल साहब खुद जाग रहे थे, तभी उन्होंने बेला के कमरे से हल्की आहट सुनी। दरवाजा खोला तो देखा एक विशाल काली परछाई बेला के बिस्तर से उठकर दीवार की दरार में जैसे समा गई। सुबह बेला मृत मिली, चेहरे पर एक अजीब सी दहशत जमी हुई और काली गायब, हमेशा के लिए। कर्नल साहब उस स्त्री की तलाश में निकल पड़े थे जो उन्हें काली सौंप गई थी। रास्ते में एक पुराने महल के खंडहर में उन्हें एक बूढ़े पंडित मिले, जिन्होंने बताया कि सदियों पहले उस इलाके के राजघराने में एक राजकुमारी हुआ करती थी, कमलिका, जो असमय किसी अनहोनी मौत मरी थी और मरने के बाद भी उसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई। ऐसी आत्माएं, पंडित ने बताया, कब्र से उठकर उन्हीं परिवारों में लौटती हैं जिनसे उनका खून का रिश्ता रहा हो, नाम बदलकर, हुलिया बदलकर, ताकि जिनसे वे प्रेम करती थी उन्हीं का खून पीकर अपनी अधूरी जिंदगी को खींचती रहे। पंडित ने एक पुराना चित्र भी दिखाया, कमलिका का चित्र। कर्नल साहब का खून जम गया। वो चेहरा हूबहू काली का चेहरा था। कर्नल साहब ये सब बताते हुए कांप रहे थे, तभी उनकी नज़र दीवार पर टंगे हमारे पुरखों के चित्रों पर पड़ी, जिनमें से एक बहुत पुराना धुंधला चित्र था, सन 1700 के आसपास का, एक स्त्री का, जिसके नीचे लिखा था, कमलिका, हमारे वंश की पुत्री। कर्नल साहब उछल पड़े, उंगली उस चित्र पर टिकाए कांपती आवाज में बोले, यही है, यही चेहरा है। उसी पल मल्लिका कमरे में आई। कर्नल साहब की नज़र उस पर पड़ी और वे भाई से चीख पड़े, यही है कागी, यही है वो जिसने मेरी बेला को मारा। मल्लिका का चेहरा एक पल के लिए बदल गया। आंखों में कोई जंगली प्राचीन क्रोध चमक उठा और वो पलक झपकते ही खिड़की से बाहर अंधेरे जंगल की तरफ गायब हो गई। नौकरों ने बाद में कहा कि उन्होंने एक बड़े काले जानवर को हवेली की दीवार फांदते देखा। अब सच सामने था। पिता, कर्नल साहब और मैं तीनों समझ गए कि मल्लिका, काली और वो सदियों पुरानी कमलिका, तीनों एक ही आत्मा के अलग अलग नाम थे। एक अतृप्त रक्त पिशाचिनी जो मरकर भी नहीं मरी थी। गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने बताया कि जंगल के उस पार, जहां हम खंडहर पड़े हैं, कभी कमलगढ़ नाम का किला हुआ करता था, कमलिका के परिवार का किला, जो सदियों पहले किसी युद्ध या शाप के कारण उजड़ गया। वहीं कहीं उसकी समाधि होनी चाहिए। पिता ने एक बुजुर्ग ओझा को बुलवाया, जिनका नाम था रतननाथ, जो जंगलों में तंत्र साधना करते थे और ऐसी अतृप्त आत्माओं का ज्ञान रखते थे। ओझा जी ने ध्यान से सारी बात सुनी, हमारे सपनों, निशानों और घटनाओं का वर्णन सुना और गंभीर स्वर में बोले, ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं, ये प्रेत योनि सदियों जीवित रहती है, रात में उठती है, जिससे प्रेम करती है उसी का रक्त पीती है, धीरे धीरे, ताकि शिकार तुरंत ना मरे बल्कि वर्षों तड़पता रहे। इसे रोकने का एक ही उपाय है, इसकी समाधि खोजकर इसके शरीर को नष्ट करना होगा, जबकि ये दिन के उजाले में निद्रा में पड़ी हो। अगली सुबह हम लोग, पिता, कर्नल साहब, ओझा, रतननाथ और 4 हट्टे कट्टे नौकर कमलगढ़ के खंडहरों की तरफ निकल पड़े। घना जंगल, टूटी दीवारें, काई से ढकी सीढ़ियां, खंडहर के बीचों बीच एक पुराना शिवालय जैसा ढांचा था, जिसके नीचे एक तहखाना मिला। ओझा जी की मशाल की रोशनी में हमने देखा पत्थर की एक बड़ी संदूकनुमा समाधि, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी, पर पास जाने पर एक अजीब सी सीलन और ताजे खून जैसी गंध आ रही थी।
4 आदमियों ने मिलकर भारी पत्थर का ढक्कन हटाया तो भीतर जो दिखा उसने हम सब की टांगे कपा दी। मलिका वही लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा उतना ही जीवंत और सुंदर जितना कल था, मानो अभी सोई हो। शरीर के चारों ओर गहरे लाल रंग का तरल भरा हुआ था, मानो वो रक्त के तालाब में तैर रही हो। छाती हिल नहीं रही थी, कोई सांस नहीं, पर शरीर सड़ा गला भी नहीं था, सदियों बीत जाने के बावजूद। ओझा जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और नौकरों में से सबसे बलशाली को इशारा किया। पिता ने कांपते हाथों से नुकीला त्रिशूल थमाया। ओझा जी की आज्ञा पर उस आदमी ने पूरी ताकत से त्रिशूल मलिका की छाती में ठीक हृदय के स्थान पर घुसेड़ दिया। उसी क्षण एक भयानक अमानवीय चीख तहखाने में गूंज उठी, जैसे सैकड़ों गले एक साथ चीख रहे हों। शरीर ऐंठा, हाथ पैर मरोड़ खाने लगे और आंखें खुल गईं। उन आंखों में मुझे एक पल के लिए वही चेहरा दिखा जो मुझसे इतना प्रेम जताता था, और अगले ही पल एक भयानक सदियों पुरानी घृणा। ओझा जी के निर्देश पर सिर धड़ से अलग किया गया और शरीर को वहीं तहखाने में लकड़ियां रखकर जला दिया गया। जलती हुई राख को हमने पास बहती नदी में प्रवाहित कर दिया, जैसा शास्त्रों में बताया गया था, ताकि आत्मा को कहीं भी दोबारा जुड़ने का सहारा ना मिले। जब आग बुझी तो जंगल में एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे बरसों से रुकी हुई कोई सांस आखिरकार छूटी हो। उस दिन के बाद मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। कमजोरी कम हुई, सपने आने बंद हुए, गले के निशान महीनों में मिट गए। पर मलिका की याद कभी पूरी तरह नहीं मिटी। उसकी हंसी, उसका वो अजीब प्रेम भरा फुसफुसाना, वो ठंडा स्पर्श। आज भी बरसों बाद जब रात को हवेली में सन्नाटा गहराता है और हवा खिड़कियों से सरसराती हुई गुजरती है, तो कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई हल्के कदमों से मेरे कमरे की तरफ आ रहा हो, और मैं जान नहीं पाती कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है या कमलगढ़ की वो अतृप्त आत्मा आज भी कहीं भटक रही है, किसी नए चेहरे,